नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, आरआरबी रेलवे का जो असिस्टेंट लोको पायलट है और इसके अलावा जो बीएसपीएससीएल यानी कि बिहार में जो विद्युत विभाग की वैकेंसी आई हुई है, उसके एग्ज़ाम के लिए हम लगातार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को कवर कर रहे हैं, उसके सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो जैसा कि आप यदि डेली बेसिस पे देखते होंगे हमारा क्लास, तो हम जो पावर जनरेशन है, पावर जनरेशन की आज ये चौथी क्लास होने वाली है। हम चौथे पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं ना, बिल्कुल सिलेक्टिव क्वेश्चन है ना। बिल्कुल क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया गया है इस प्रकार से कि आपके एग्जाम में आने की संभावना देखिए बहुत ज़्यादा है ना। यदि आप असिस्टेंट लोको पायलट, एमपीपीजीसीएल, इसरो, डीआरडीओ या इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं एक आईटीआई के थ्रू, है ना, तो उन सभी की तैयारी के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मैं आपसे एक ही शब्द कहना चाहूँगा दोस्तों कि सरकारी नौकरी वो रबड़ है जो आपकी सारी खामियां एक बार में मिटा सकती हैं। यदि अपने लाइफ में जो गिला शिकवा है ना, पैसे को लेकर के या फिर किसी जॉब्स को लेकर के, तो देखिए उस सरकारी नौकरी एक ऐसी रबड़ है जो इन सभी कमियों को मतलब खामियों को जो है वो मिटा सकती है। और ये हमारी चौथी क्लास है, तो हम क्वेश्चन नंबर देखिए 61 तक पहुंच चुके हैं, है ना। और आज के इस सेशन में बेसिकली आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो क्वेश्चन आपको एनटीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो शिद्दत से क्लास को देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए कि जो आपका तापी शक्ति संयंत्र है, यानी कि एनटीपीसी में कोयले का जो दहन एवं शक्ति का जो जनरेशन है वो किस साइकिल के आधार पर किया जाता है ना। आपके सामने एक ओवरव्यू भी है एनटीपीसी का, डिटेल से हम बात करते हैं इसके बारे में। डीजल चक्र, ओटो चक्र, रैंकाइन चक्र या फिर बाइनरी चक्र, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, है ना। आइए जरा रैंकाइन साइकिल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक डेटा शेयर करना चाहूँगा कि जो हमें गूगल पर मिला है ना, जो गूगल पर हमें डेटा मिला है उस डेटा के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि जो एनटीपीसी है ना, ये एनटीपीसी 2022 से लेकर के 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसके अकॉर्डिंग ये लगभग 400 मिलियन यूनिट पावर जनरेट किया है। कितना? 400 मिलियन यूनिट पावर जनरेट किया है। यानी कि जितने भी पावर प्लांट होते हैं उसमें से सबसे बड़ा पावर प्लांट इसी को माना जाता है और सबसे ज़्यादा देखिए यही पावर को जनरेट करती है ना। और सबसे बड़ा एनटीपीसी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का जो विंध्यनगर है, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है, विंध्याचल के नाम से जाना जाता है, यही सबसे बड़ा पावर प्लांट है। आइए एक बार इसके रैंकाइन साइकिल के बारे में समझते हैं। थोड़ा सा जल्दी समझाऊंगा, चीज़ों को समझते रहिएगा, है ना। ये आपका कोल हैंडलिंग प्लांट है। यहाँ से कोयले को पल्वराइज्ड किया जाता है। पल्वराइज्ड करने के बाद जो कोयला होता है इसको बॉयलर में डाला जाता है ना। और ये इसको यहाँ पर जलाया जाता है। जलाने के बाद इसके जस्ट बॉयलर के टॉप में यहाँ पर एक टंकी होती है ना। इसमें पानी भरा होता है। पानी को हमें वाष्प के रूप में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि स्टीम बनाना होता है। इस स्टीम को हम क्या करते हैं, टरबाइन में डालते हैं और टरबाइन से हाई प्रेशर के द्वारा इसको हम मतलब कि ये स्टीम टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन घूमती है जिससे जनरेटर घूमता है ना। टरबाइन से कनेक्ट होता है आपका जनरेटर घूमती है, पावर डेवलप होता है। इस पावर को ट्रांसफार्मर के द्वारा हम स्टेप अप और स्टेप डाउन कर लेते हैं, फिर इसको आगे हम ट्रांसफर कर देते हैं। जो स्टीम देखिए टरबाइन पर आई हुई है वो देखिए आप ना सिंपल सी एक साइंस है कि कोई भी अगर स्टीम है, भाप निकल रही है, उस भाप के ऊपर अगर आप हाथ रखेंगे ना तो वो स्टीम अगर किसी ऑब्जेक्ट में टच होगा तो ऑटोमेटिक छोटे छोटे पानी के बूंदों का रूप ले लेता है। यानी कि जैसे ही ये स्टीम टरबाइन के पंखुड़ियों पर टच होता है तो ये फिर से पानी बन जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हीट होती है। इसको हम क्या करते हैं, इसको कूलिंग टावर में डालते हैं और कूलिंग टावर के जरिए इसको ठंडा किया जाता है और ठंडा करने के बाद दोबारा इसको हम गर्म करते हैं, फिर स्टीम तैयार करते हैं। यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस चलता है इसी को कहा जाता है रैंकाइन साइकिल, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि रैंकाइन साइकिल जो होता है बेसिकली क्या होता है ना। फिर हम कभी बात करेंगे कि जो एनटीपीसी है इसका पूरा प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। एक एक चीज़ जो यहाँ पर लगा हुआ है ना वो कैसे काम करता है इस पे बात करूँगा मैं, है ना। चलिए हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ना। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो जितने भी क्लास आज तक हमने लिए हैं सब का PDF आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है मेरे भाई। सभी क्लास का जो PDF है ये आपको यहाँ पर मिलने वाली है। चलिए इसके बाद है
62 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन है कि जो दग्ध गैस है, दग्ध गैस का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो धुआं निकलता है ना, दग्ध गैसों के रूप में व्यर्थ जाने वाली उष्मा को पुनः तापन के लिए प्रयोग करने हेतु उपयुक्त उपकरण क्या है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको देखिए हम कहते हैं सुपर हीटर। सुपर हीटर बेसिकली ना ये लगा कहाँ पर होता है ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो आप इसको ज़रा गौर से देखिए, ये जो आपको टरबाइन नज़र आ रही है ना, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ये है आपका, सॉरी ये टरबाइन, ये है बॉयलर। इन दोनों के बीच में ये सुपर हीटर लगी होती है। इन दोनों के बीच में क्या करते हैं? सुपर हीटर। और इसका बेसिकली काम क्या होता है ये भी जानिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्या करती है? नमी को दूर करती है, नमी को दूर करना, है ना। जो हीट उत्पन्न हुआ है ना, उष्मा के नमी को दूर करना, यानी कि अगर उष्मा में नमी कंटेंट रहेगा तो वो टरबाइन के पंखुड़ियों में जाएगा, और टरबाइन के पंखुड़ियों में अगर चला गया तो टरबाइन की पंखुड़ियाँ देखिए उसमें रस्ट लग जाएगा, जिससे कमज़ोर हो जाएगा और टूट जाएगी, है ना, जल्दी से ये खराब हो जाएगी। इसके लिए जो यहाँ पर हीट जनरेट हुआ है, उस हीट में जो नमी कंटेंट है उसको दूर कौन करता है? सुपर हीटर करती है। बॉयलर का काम मैंने बता दिया कि यहाँ पर क्या होता है, कोयला को जलाया जाता है और यहाँ से हीट तैयार की जाती है ना। और मितोपयोजक यानी कि इकोनोमाइजर, इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस है, उस पर हम बात करने वाले हैं। इकोनोमाइजर का बेसिकली काम जो है वो क्या होने वाला है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 63 कि शीतलन बुर्ज के रूप में, यानी शीतलन बुर्ज के द्वारा निम्न कार्य किया जाता है। ये आपके सामने शीतलन बुर्ज भी है। शीतलन बुर्ज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कूलिंग टावर, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कूलिंग टावर। कूलिंग टावर का बेसिकली काम क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि कूलिंग टावर का मतलब क्या होता है ना। आप एक बार इस चित्र को देखिए, यहाँ पर है कूलिंग टावर आपका, ये क्या है? ये है कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में पानी कहाँ से आ रहा है? ये जो टरबाइन की पंखुड़ियों पर हीट छोड़ा जा रहा है, उष्मा, है ना, ये हीट क्या होता है? जैसे टरबाइन की पंखुड़ियों में टच होती है, ये पानी का रूप ले लेती है, छोटे छोटे बूंदों का रूप ले लेती है। अब ये क्या होता है कि ये गर्म पानी जो है ना, इसको हम दोबारा यूज करना चाहते हैं, इसके लिए हमें कूलिंग टावर में भेजना पड़ता है, और दोबारा एयर के कॉन्टेक्ट में आकर के वो ठंडा हो जाती है, फिर इसको हम यूज करते हैं टरबाइन में ला करके, है ना। तो यही काम होता है बेसिकली, इसका जो काम होता है यही होता है ना। तो यही है शीतलन बुर्ज का काम। अब यहाँ से आप ऑप्शन देखिएगा, आंसर क्या होगा? जल को ठंडा करने के लिए शीतलन बुर्ज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही सही होगा। और बड़ा सिंपल सा देखिए यहाँ पर सवाल आ रहे हैं। कुछ ऐसा सवाल भी आपके सामने पेश करूँगा जो आपको बिल्कुल नया सवाल लगेगा। और ये देखिए, ये वही सवाल है, 400/200 किलोवोल्ट 315 मेगावाट, है ना, क्षमता के परिणामित्र में कुल कितना किलोवाट की लॉस होने वाला है, इसको बताइएगा। इसमें देखिए एक नो लोड पर हानि होती है ना, नो लोड लॉस होता है। नो लोड लॉस होता है 84 किलोवाट, है ना। इस क्षमता की अगर आपका 315 एमवीए का ट्रांसफार्मर है उसमें, और एक होता है फुल लोड पर जो लॉस होता है वो 482 किलोवाट लोड होता है। और एक होता है आपका सहायक लोड, है ना। एक कौन सी लोड होती है? एक होती है सहायक लोड, ये होती है आपका 16 किलोवाट। अब इसको टोटल आप जोड़ेंगे ना तो आपका आता है 584 किलोवाट। तो ये आपके लिए एक जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन है। ये डेटा जो है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये डेटा आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। और अगर ट्रांसफार्मर का लाइफ टाइम देखिए ख़त्म है, यानी कि बहुत पुराना ट्रांसफार्मर है, तो लॉसेस बढ़ जाते हैं, ये भी ध्यान रखा करिए, ठीक है ना। हाँ, एक और नया क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति संचरण जो होती है इसकी एफिशिएंसी कितना होता है। तो इसकी एफिशिएंसी के लिए सूत्र होता है आपका, देखिए, है ना, दक्षता, प्रतिशत दक्षता बराबर होता है आपका PR का मतलब यहाँ पर इससे है कि रिसीविंग पावर, है ना, रिसीविंग पावर को आपको क्या करना है? भाग देना है, ऐसे लिखता हूँ ना, ये है रिसीविंग पावर बटा रिसीविंग पावर प्लस जितना भी लॉस हो रहा है वो गुणे 100। ये आपका क्या हो गया? ये एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होगा। अगर ये आपके
ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपके ऑप्शन में रहेगा 1 माइनस पावर लॉस, 1 माइनस पावर लॉस बटा सप्लाई पावर, है ना, गुणे 100, सप्लाई पावर गुणे 100। तो ये दोनों ऑप्शन रह सकते हैं, 1 माइनस पावर लॉस बटा सप्लाई पावर गुणे 100 या फिर रिसीविंग पावर बटा रिसीविंग पावर प्लस लॉसेस गुणे 100। क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है ना, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, रिसीविंग पावर। यानी कि जितना रिसीव हो गया है उसको आप क्या करिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले लॉसेस को कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करने के बाद उसको जोड़ लीजिए, है ना, फिर आपका आ जाएगा ये एफिशिएंसी, प्रतिशत एफिशिएंसी में कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता जो है वो कितना रहेगा। अगला है इस्पात टावर का सेफ्टी गुणांक कितना होता है। बड़ा आसान सा सवाल है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि इसका जो होता है वो 2 होता है। देखिए ये ना, ये आपके पास स्टील टावर है। स्टील टावर बेसिकली जो आपका 66 किलो वोल्ट की जो पावर होती है वहीं से हम इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके अलावा फिर 110 किलो वोल्ट हो गया, ये 220 किलो वोल्ट हो गया, है ना, और 132 किलो वोल्ट हो गया, 400 किलो वोल्ट हो गया, है ना, और 765 किलो वोल्ट हो गया। ये सब के लिए हम स्टील टावर का इस्तेमाल करते हैं। और स्टील टावर का जो सेफ्टी गुणांक होता है वो आपने देख लिया कितना होता है, 2 होता है। ये यांत्रिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। आपने देखा भी होगा आपके घर में, यदि आप सिटी में रहते होंगे तो आपके कस्बों से या फिर आसपास के इलाकों में देखा होगा आपने कि इस प्रकार के स्टील टावर लगे होते हैं, है ना। और इसमें देखिए कितने लाइन निकली हुई है ना, ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, यानी कि ट्रिपल लाइन एक ही टावर से निकाली गई है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ओवरहेड से हम ऐसा मानते हैं जितना ज़्यादा वोल्टेज ट्रांसफ़र करेंगे ना, हाई वोल्टेज अगर ट्रांसफ़र करते हैं, है ना, हाई वोल्टेज ट्रांसफ़र करते हैं तो जो पावर लॉस होता है ना वो उतना ही घट जाती है ना। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करेंगे तो पावर लॉस जो होता है वो घट जाता है। और एक बात और ध्यान रखिए, मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ होती है ये तो बहुत ज़्यादा होती है, लगभग कितना 80 ईयर्स, है ना, 80 ईयर्स इसका लाइफ टाइम होता है। इसका जो लाइफ टाइम होता है वो कितना होता है, लगभग 80 साल का इसका लाइफ टाइम होता है। ये चीज़ें आप इसको नोट करिएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट होगा। 2 इसका क्या है, 2 इसका सेफ्टी गुणांक माना जाता है ना। अगला ध्यान दीजिएगा 67 नंबर का कि दीर्घ संचरण लाइन के लिए सत्य कथन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दीर्घ संचरण का मतलब क्या हो गया कि बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा। बहुत ज़्यादा लंबा का मतलब कितना है, अब इतना भी नहीं कि दुनिया के इस छोर से लेकर उस छोर तक की लाइन को हम दीर्घ संचरण लाइन कहेंगे। इतनी बड़ी लाइन देखिए होता नहीं है। अगर इतना बड़ा लाइन, अगर पॉसिबल ये भी है, लेकिन बीच में कई सारे आपको सब स्टेशन देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही दूरी बढ़ती है पावर लॉस तो होता ही होता है ना। तो पावर जो है वो घट जाएगी, फिर उसको बढ़ाना है, फिर एक स्टेशन चाहिए, है ना, फिर एक बढ़ाना है, फिर स्टेशन चाहिए। तो कई सारे आपको ग्रिड स्टेशन बिठाना पड़ेगा, सब स्टेशन, इसके बाद ही आप वहां तक पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। पॉसिबल तो है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। बट जो 150 किलो वोल्ट होती है ना, जो 150 किलो वोल्ट होती है, इससे अधिक या जिस लाइन में 100 किलो वोल्ट से अधिक की सप्लाई होती है, पावर सप्लाई, वही आपकी कहलाती है दीर्घ संचरण लाइन। और एक बात याद रखना मेरे भाई कि मैं इस चित्र को दिखाना चाहूँगा आपको, है ना, इस फिगर को दिखाना चाहूँगा, आप ध्यान से देखिएगा। ये रही, है ना, इस वाले चित्र को देखिए। तो इसमें बेसिकली है क्या कि ये जो आपको टावर लाइन दिखाई दे रहे हैं ना, हर टावर लाइंस में आप देखिए इसमें जैसे कि ये लाइन निकली हुई है ना, ये लाइन निकली हुई है। हम चाहते हैं कि हर लाइन में, यानी हर लाइन का जितना कंडक्टर है, सभी कंडक्टर में एक समान रूप से पावर का लॉस हो। पावर लॉस सभी कंडक्टर में एक समान हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोजिशन करते हैं, है ना। एक ये ट्रांसपोजिशन होता है, और ट्रांसपोजिशन प्रक्रिया करने के दरमियान क्या होता है, इसमें एक बराबर पावर का जो है वो ट्रांसमिशन होता है ना। तो ये चीज़ें आपने देख लिया कि इसकी लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक और लाइन वोल्टता 100 किलो वोल्ट से अधिक होती है। ये आपका दीर्घ संचरण लाइन जो है ना वो कहलाती है। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और है, देखिए जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम चालक का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपसे पूछा गया है। तो ये होता है आपका
ये आपका होता है, वैसे तो इसका आंसर होना चाहिए 2.71 से लेकर के 8.9, ये इसका सही आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन ही यही है। एल्यूमिनियम चालक का विशिष्ट गुरुत्व ये होता है। देखिए अगर इसकी कंपैरिजन किया जाए, अगर इसकी कंपेयर किया जाए किसके साथ, कॉपर के साथ, है ना, अगर इसका कंपेयर किया जाए कॉपर के साथ कंडक्टिविटी का, किसका कंडक्टिविटी का, तो इसकी कंडक्टिविटी होती है 60%, यानी कि 40% कम होती है कॉपर की तुलना में। 60% इसकी चालकता होती है और इसका सारा चीज़ ये होता है। और वैसे देखिए इसका अगर आपको डायामीटर पूछा जाए कि भाई कॉपर की तुलना में इसका व्यास कितना होता है, तो इसका व्यास 1.28 यानी कि लगभग 1.26 होता है, लेकिन 1.28 बुक में दिया हुआ होता है, तो 1.28 व्यास इसका ज़्यादा होता है, गुना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ गुना ज़्यादा, है ना, गुना ज़्यादा होता है इसका व्यास किसकी तुलना में, ये कॉपर की तुलना में इसका व्यास ज़्यादा होता है। यानी कि अगर एक पतला सा कंडक्टर है, देखिए कहने का मेरा मतलब क्या है, कहने का मतलब है ये एक कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर कौन सा है, ये कंडक्टर है मान लीजिए आपका एल्यूमिनियम का, है ना, और ये है आपका कॉपर का। अगर इन दोनों में ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों में मान लीजिए कि 100 एम्पियर करंट ले जाना है या फिर 100 किलो वोल्ट ट्रांसफ़र करना है ना, तो 100 किलो वोल्ट का ट्रांसफ़र अगर आपको एल्यूमिनियम के कंडक्टर से करना है तो 1.28 गुना ज़्यादा मोटा रखना पड़ेगा, तब जाकर के एल्यूमिनियम के चालक में ये वोल्टेज ट्रांसफ़र हो पाएगी, है ना। तो व्यास का मतलब ये होता है बेसिकली, ठीक है ना, इसकी मोटाई से। यही सब चीज़ें हैं आपके लिए, और इन चीज़ों को नोट करते रहिएगा, ये आपके लिए बड़ा इतना, देखिए इतना अच्छा ये कंटेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए ना। सच बताऊं तो जब एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछा जाता है ना, तो लड़के ना क्या करते हैं, स्टूडेंट्स बिलबिला जाते हैं, उनको लगता है यार ये चीज़ें तो हमने कभी देखा ही नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता, सब सिलेबस के अंडर ही होता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है कि कम विस्तृत वाली लाइनों में किस चालक का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है आपका कैडमियम ताम्र। और कैडमियम ताम्र जो होती है ना, इसमें हमने कैडमियम का कितना मात्रा मिलाया है ना, इसमें कैडमियम का जो इसमें परसेंटेज है ना, वो कितना होता है, वो होती है आपकी 1 से 2% ओनली। कितना, ओनली इसमें परसेंटेज 1 से 2% होती है। इतना मिलाने से क्या होता है ना कि जो कॉपर की जो स्ट्रेंथ होती है, जो कॉपर की स्ट्रेंथ होती है ना, वो स्ट्रेंथ कितनी होती है, यानी कि सामर्थ्य, कॉपर की जो सामर्थ्य होती है वो सामर्थ्य देखिए 50% इंक्रीज हो जाती है। अगर कॉपर की खुद की ताकत मान लीजिए कि 80% है, तो फिर हम अगर कैडमियम मिला देते हैं 1 से 2%, तो ये बढ़ करके कितना हो जाएगा 130%। तो इसकी हम चालकता को नहीं, इसकी हम ताकत को, इसकी हम मजबूती को बढ़ाने के लिए कैडमियम इस्तेमाल करते हैं, है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मजबूती बढ़ाने के लिए हम कैडमियम का इस्तेमाल करते हैं। और बिना कैडमियम मिलाए ताम्र का यानी कॉपर की जो स्ट्रेंथ होती है वो 15% कम होती है। वो कितना होती है, 15% कम होती है बिना कैडमियम मिलाए। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी कि कैडमियम कॉपर जो होता है यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है ना। बाकी ये सारे जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी वैद्युत रोधी का सुरक्षा गुणांक के लिए सत्य कथन है, तो इसके लिए देखिए जो पंक्चर सामर्थ्य है ना, इसको आपको डिवाइड करना होगा फ्लैश ओवर वोल्टता के साथ। किसके साथ, फ्लैश ओवर वोल्टता के साथ आपको करना होगा। अगर आपसे पूछ लेना, एक नई चीज़ बता रहा हूँ, आपसे पूछे कि भैया पिन टाइप जो इंसुलेटर है ना, पिन टाइप जो इंसुलेटर है इसका मतलब कि सेफ्टी गुणांक कितना होता है ना, इसका अगर पूछ ले आपसे कि इसका सुरक्षा गुणांक कितना होता है, तो इसका सुरक्षा गुणांक देखिए लगभग 10 होता है ना। ये एग्ज़ाम के लिए आपका बेस्ट मसाला है। तो ऑप्शन नंबर बी को सही करिएगा और आगे बढ़िएगा। सेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं दोस्तों, है ना। एक चीज़ तो मुझे पता है कि मेरे कहने से आप
कोई चीज़ें करने वाले नहीं है। आपका इच्छा करेगा तो आप शेयर करेंगे, आपका इच्छा करेगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब कुछ आप पे है। अगर आपको लगता है ना कि मेरे लिए ये यूज़फुल क्लास है तो इस यूज़फुल क्लास को ना प्लीज़ दूसरे विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाइएगा। बस इतना ही गुजारिश है आपसे, बाकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वर्तमान समय में आरसीसी खंभों का जो उपयोग हो रहा है ये किस वोल्टेज के लिए हो रहा है, ये देखिए पहले 11 kV के लिए हो रहा था, अब 33 kV के लिए भी होता है ना। यह है आपके लिए आरसीसी पोल। आरसीसी पोल में देखिए हम क्या करते हैं, हम सीमेंट डालते हैं इसको बनाने के लिए। सीमेंट के अलावा हम इसमें रेत डालते हैं, रेत के अलावा रोड़ी डालते हैं, रोड़ी के अलावा इसमें लोहा डालते हैं। कई बार ना इसके रेशियो के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसका रेशियो 1:3:5:1, ये इसका क्या है, इसका रेशियो है। इसी के अकॉर्डिंग सीमेंट, रेत, रोड़ी, लोहा मिलाया जाता है और 33 किलोवोल्ट तक इसको यूज़ करते हैं। बाकी 33 के बाद आपका आता है 66 किलोवोल्ट, तो उसके लिए हम प्रयोग क्या करते हैं, फिर वही आपका स्टील टावर प्रयोग कर लेते हैं। 66 से लेकर के उधर टोटल जितना 765 किलोवोल्ट तक होता है ना, उतना तक के लिए है ना, तो स्टील टावर। और इसमें देखिए ना, इसमें इंसुलेशन की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ये जो अभी पोल आपके सामने खड़ी थी, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। इसका जो हाइट होता है ना, मैं आपको बताना भूल गया, इसका जो हाइट होता है ना बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसका हाइट देखिए लगभग कितना होता है, 7 से 12 मीटर इसकी क्या होती है, 7 से 12 मीटर इसकी हाइट होती है। और फिर देखिए इसके अलावा इसका लाइफ टाइम लगभग 100 वर्ष, कितना, लगभग 100 वर्ष इसकी होती है लाइफ टाइम, है ना, लगभग 100 वर्ष इसकी लाइफ टाइम होती है। 7 से 12 मीटर तक इसका ये होता है। और वही 230 वोल्ट से लेकर के 33 किलो वोल्ट तक इसका हम क्या करते हैं, यूज़ में लेते हैं। तो लगभग हम कम वाले को नहीं लेते, मैक्सिमम वाले को लेते हैं। तो ऑप्शन में तो 230 वोल्ट भी है, लेकिन हमने 330 वोल्ट को सही करना है, ना कि इसको। बायोगैस में उपयोग की जाने वाली स्लरी का पीएच मान कितना होता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 6.8 से 8.5 तक होता है। आइए जानते हैं कि स्लरी जो है ये किस चिड़िया का नाम है ना। जो बायोगैस प्लांट होता है उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम गोबर का इस्तेमाल करते हैं ना। जो गोबर होता है ना मेरे भाई, गोबर में से जो पशुओं का गोबर होता है ना, क्या होता है, जो गोबर होता है ना, इस गोबर में से देखिए 25% हमें क्या, ये गैस के रूप में गैस के रूप में ये रूपांतरित हो जाती है गोबर। और इसमें से बचा 75% है ना, ये खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें बायोगैस से खाद भी मिल जाता है और गैस भी मिल जाती है। 25 और 75 का इनका रेशियो होता है ना। तो जो पूरा प्रोसेस, यानी कि इसको गैस और खाद बनाने तक का जो प्रोसेस होता है बायोगैस प्लांट में, उसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्लरी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, स्लरी कहते हैं। और इसमें जो पीएच मान होता है 6.8 से 8.7, जिसको हम ज़्यादातर 7 पढ़ते हैं। ज़्यादातर हम क्या पढ़ते हैं, 7। तो 7 ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए, बायोगैस प्लांट देखिए कितने टाइप्स के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन सा, पहला लिखिएगा, पहला लिखिए कि ये मूविंग ड्रम है ना। एक होता है मूवेबल ड्रम टाइप बायोगैस प्लांट, है ना, बायोगैस प्लांट। तो ये पहला हो गया। इसमें भी देखिए इसके भी प्रकार होते हैं। एक होता है KVIC बायोगैस प्लांट, है ना, बायोगैस प्लांट। और इसमें एक और होता है जिसको हम कहते हैं प्रगति बायोगैस प्लांट, है ना। ये बिल्कुल दोस्तों आपके सिलेबस का एक हिस्सा है। ये क्या है, आपके सिलेबस का ही एक हिस्सा है। इसको आप पढ़ते रहिएगा। और जो दूसरा इसका भाग होता है, यानी कि दूसरे प्रकार का जो बायोगैस प्लांट होता है, वो होता है आपका फिक्स्ड बायोगैस, फिक्स्ड ड्रम बायोगैस प्लांट, है ना। तो ये भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो इसका टाइप्स होता है वो होता है आपका जनता बायोगैस प्लांट, है ना, जनता बायोगैस प्लांट। और जो दूसरा है इसको हम कहते हैं दीनबंधु, है ना। इसको क्या कही जाती है, दीनबंधु
बायोगैस प्लांट। अब आप कहते होंगे कि सर ये किस प्रकार का प्लांट का आप टाइप्स लिखा रहे हैं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो जब किसी चीज़ों को आप फर्स्ट टाइम देखेंगे तो यार मेरे भाई मेरे दोस्त थोड़ी ना इतना समझ में आएगा, है ना। ये मूवेबल ड्रम एक ऐसा होता है जिसमें ड्रम होता है वो मूव करता है, मूव करने के बाद 25% गैस रिलीज करता है और 75% खाद बनाता है। एक होता है फिक्स्ड, उसमें उसको सड़ाया जाता है, सड़ाया जाता है। तो ये दो टाइप्स के होते हैं आपका, एक है जनता बायोगैस प्लांट, एक होता है दीन बंधु बायोगैस प्लांट, है ना। तो बेसिकली यही इसका पूरा निचोड़ है और हर क्वेश्चन का निचोड़ हम दे ही रहे हैं, है ना। तो आप भी अपने नोटबुक तक चढ़ाते रहिएगा चीज़ों को, आपके काम आएगा। सूर्य प्रति वर्ग मीटर ऊर्जा उत्सर्जित करती है, कितना करती है? तो ये करती है आपका ये करती है 63.11 मिलीवाट। सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिल रही है ना, वो हर मीटर में कितना ये ऊर्जा रिलीज कर रही है? तो हर मीटर में ये मिलीवाट में कर रही है और 63.11 मिलीवाट का ये पावर जनरेट करती है। लाइट एनर्जी है ये एक प्रकार का, इसको हम यानी कि ये प्रकाश, लाइट का मतलब प्रकाश, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के रूप में हम कन्वर्ट करते हैं एक सिस्टम लगा करके। किस संयंत्र की प्रारंभिक लागत सबसे कम होती है? तो वो देखिए आपका है सबसे कम वाला सोलर संयंत्र। सोलर प्लेट लगा दीजिए बस हो गया आपका, है ना। बाकी इसके अलावा जो इसको कंट्रोलिंग करने के लिए बैटरी वगैरह लगाना पड़ता है, इसके कंट्रोल करने के लिए और इसके अलावा स्टोर करने के लिए बैटरी, है ना। तो ये कुल मिलाकर के दूसरे प्लांट से इसकी स्टार्टिंग लागत कम होती है। तो पहले नंबर पे ये है, पहले नंबर पे ये है। फिर दूसरे नंबर पर कौन है? ये दूसरे नंबर पर है, इसकी प्रारंभिक लागत अधिक। फिर तीसरे नंबर पर पानी वाला है, चौथे नंबर पर ये है आपका एनटीपीसी। एनटीपीसी में क्या होता है कि पहले आपका कॉस्ट कम लगता है ना, बाद में कॉस्ट ज़्यादा लगता है, क्योंकि कोयला जो है इतना महंगा आता है, सच बताऊँ ना, कोयला जो है इतना महंगा आता है और इस कंपनी में रखरखाव मेंटेनेंस जो होता है ना, इतना ज़्यादा मेंटेनेंस होता है कि इसकी जो रनिंग लागत होती है ना, रनिंग कॉस्ट होती है, बहुत ज़्यादा होती है। भारत में तापीय शक्ति संयंत्र में सामान्य रूप से प्रयुक्त भाप का यानी कि प्रेशर का जो दाब जो होता है, भाप का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? 110 से 170 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से हम इसको प्रेशर के साथ टरबाइन में छोड़ते हैं इस स्टीम को, और फिर टरबाइन घूमती है, टरबाइन घूमने से जनरेटर घूमता है और जनरेटर घूमने से पूरी कहानी बनती है ना, पूरी कहानी जो है वो बनती है, यानी कि लाइट बनती है। सुपर हीटर का विशेष कार्य क्या होता है? तो सुपर हीटर का विशेष कार्य होता है कि पानी से नमी को दूर करना, पानी को कूलिंग करना, ये तो कूलिंग टावर का काम है, यही होता है आपका बेसिकली सुपर हीटर। मैं सुपर हीटर के बारे में आपको बताया था, है ना, कि टरबाइन और बॉयलर से पहले सुपर हीटर को हम लगाते हैं, है ना। 77 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक सामान्य आकार के तापीय शक्ति संयंत्र में विद्युत शक्ति के जो उत्पादन कैपेसिटी होती है वो 11 केवी होती है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये डेटा दिया गया है और ये डेटा चेंज हो चुका है अब, लेकिन आपका सिलेबस वही पुराना का पुराना ही है, तो आपको तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा ना। तो यही होगा 11 के भी। निम्नलिखित में से तापीय शक्ति संयंत्र का भाग है, बताइएगा इसका आंसर। राख हैंडलिंग प्लांट, टरबाइन, वायु पूर्व तापक, शीतलन बुर्ज, है ना। मैं एक बार सब कुछ आपको दिखाना चाहूँगा, है ना, मैं एक बार आपको सब कुछ दिखाना चाहूँगा क्या क्या है। हैंडलिंग प्लांट, टरबाइन, पूर्व तापक, शीतलन बुर्ज, है ना। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को आप एक बार गौर से देखिए। ये है आपका पूरा प्लांट का ओवरव्यू, है ना। ये है आपका वायु पूर्व तापक, एयर प्रेसिपिटेटर। ये क्या करता है कि यहाँ से तो आपने कोयला जला दिया, कोयला जलाया तो यहाँ पर धुआं गया, इस धुएं का हम चिमनी के द्वारा बाहर निकाल दे रहे हैं, है ना। तो जो चिमनी से धुआं निकल रहा है वो धुआं है बड़ा गर्म, धुआं तो भैया बाहर निकल जाए, लेकिन जो इसमें इस धुआं में जो हीट कंटेंट है उसको हमें इस्तेमाल में लेना है। हमने क्या लगा दिया? एयर प्रेसिपिटेटर लगा दिया। ये क्या करता है कि हम जैसे कोयला हमने डाला ना, CHP से कोयला आया और बॉयलर में कोयला पल्वेराइज्ड किया हुआ कोयला गया। अब कोयला अच्छे से जलता नहीं मेरे भाई। अब आपने देखा होगा कि जो हवा होती है ना वो आग को और ज़्यादा जलने में मदद करती है, तो हम इस बॉयलर में हम क्या करते हैं? हवा भेजते हैं। अब हवा में अगर नमी होगी तो फिर ये जलने में मदद नहीं करेगा, इसलिए हम सूखी हवा भेजते हैं, है ना। हवा में जो नमी होता है वो एयर प्रेसिपिटेटर के द्वारा उस नमी को हम ख़त्म कर देते हैं और हल्का गर्म हवा भेजते हैं। और वो गर्म हवा क्या करता है कि जो बॉयलर के अंदर कोयला पिसा हुआ है, अगर
अगर उस कोयले में थोड़ा बहुत भी नमी है ना, उस नमी को जला देगा, उस नमी को ख़त्म कर देगा। आपने देखा होगा कि सूखी लकड़ी आसानी से जलती है और गीली लकड़ी जो है ये आसानी से नहीं जलती है। अगर उसी गीली लकड़ी को सूखा कर दिया जाए फिर जलाया जाए तो अच्छे से जलेगी। ऐसे ही कोयला में अगर नमी की मात्रा है, उस नमी की मात्रा को अगर हम गर्म हवा के माध्यम से सूखा दें तो कोयला अच्छे से जलेगा। कोयला अच्छे से जलेगा तो धुआं भी कम निकलेगा, है ना। तो इसलिए हमने प्रेसिपिटेटर लगाया। इसके बाद क्या है, कूलिंग टावर। कूलिंग टावर का काम मैंने बता ही दिया आपको, है ना। इसके अलावा बॉयलर का भी मैंने काम बता दिया आपको। सुपर हीटर का भी मैंने काम आपको पहले ही बता दिया है। तो सब कुछ क्लियर होता जा रहा है, एक एक चीज़ आपका मक्खन की तरह क्लियर हो रहा है दोस्तों। अगर इस क्लास को आप ना गौर से देख रहे होंगे तो सब कुछ क्लियर होता होगा आपका, है ना। तो कहाँ पर थे हम लोग, ये रही क्वेश्चन आपकी, है ना, ये रही क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट होगा। उपरोक्त सभी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये सभी थर्मल पावर प्लांट के ही एक क्या है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट है कि किस प्रकार के ईंधन को जलाने के लिए विशेष प्रकार के बर्नर की आवश्यकता होती है। तो ये आपका होता है द्रव ईंधन, है ना। ये आपका क्या होता है, द्रव ईंधन, जो पानी के रूप में फ्यूल होता है, उसको जलाने के लिए बर्नर की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। ठोस ईंधन को तो हम बॉयलर के द्वारा जलाते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में पहुंचने वाली सौर ऊर्जा में कितने प्रतिशत परावैंगनिक किरणें होती हैं। तो ये होती है 80% परावैंगनिक किरणें होती हैं, है ना। 80% क्या होती हैं, परावैंगनिक किरणें होती हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, टोटल इस क्लास में जो क्वेश्चन था वो 80 तक ही था, यानी कि जैसा कि हम टारगेट करते हैं हर क्लास में कि 20 प्रश्नों को ही हम सॉल्व कराएंगे। ये तो अपने आप में 20 प्रश्न कहने के लिए मात्र हैं, बाकी इसमें देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हर क्वेश्चन में कितने सारे कंटेंट मैंने दिया है। अगर आप बनाना चाहें तो वहाँ से बना सकते हैं नया क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन इस क्लास का आपको PDF मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिएगा और कल सुबह फिर से लौट कर आइएगा। हम मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।